ला ही नहीं यार सर, कोई बढ़िया मार्कर है ब्लैक ब्लैक कलर का? चल नहीं रहा है, ये तो और बेकार हो। थैंक यू सर, ये अंतिम तक साथ देगा ना? सोसाइटी, समाज। देखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कोई भी जब घटनाएं घटती होती है, शुरू में हमने बताया था इतिहास किसे कहते हैं, कि जब कोई भी चीज होती है ना तो उसका एक समाज पे, उसके सोसाइटी पे भी असर इम्पैक्ट होता है, उसके पॉलिटिक्स या राजनीतिक व्यवस्था पे भी होता है, रिलीजियस सिस्टम पे भी होता है। तो जब हम इतिहास के किसी भी कालखंड को देखेंगे तो उसके सारे कंपोनेंट को हम लेके चलते हैं, तभी एक आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी चीजों को लिखने के लिए। तो क्या हुआ कि सोसाइटी, समाज, आपने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले अगर आपने जो स्टोन एज देख रहे थे, हालांकि समाज उसमें भी था लेकिन समाज का कोई रूप नहीं था। लेकिन यहां जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप आते हैं तो एक समाज का रूप होता है, एक सोसाइटी आती है, एक उसका ट्रेडिशन है। अब यहां सोसाइटी बनी कैसे? तो सोसाइटी एक अगर देखें तो यहां की सोसाइटी क्या थी? अर्बन सोसाइटी थी। क्या थी? अर्बन सोसाइटी, यानी एक तरह से क्या थी? शहरी व्यवस्था था। दूसरी चीज, अब सोसाइटी बनी कैसे थी? तो सोसाइटी थी मल्टी एथनिक एंड मल्टी क्लास। मल्टी एथनिक मतलब होता है बहुजातीय समाज, और ये होता है बहुवर्गीय समाज। अब बहुजातीय समाज हम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि बहुजातीय समाज, अगर मल्टी एथनिक की बात करते हैं तो मल्टी एथनिक सोसाइटी इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि यहां पर मेडिटेरेनियन भी थे। अब देखिए, मल्टी एथनिक का मतलब क्या है? यहां पर आपका देखते हैं अल्पाइन भी थे, मेडिटेरेनियन भी थे, फिर से इसे कहते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। देखिए दिमाग जो कर रहा है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड सोसाइटी एंड मंगोलियन। इतने लोग थे जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सोसाइटी का निर्माण हुआ था। कौन कौन थे? अल्पाइन थे, फिर से मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड थे, और मंगोलियन सोसाइटी। यानी ये अलग अलग जगह से आकर और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थे? बसे हुए थे। दैट्स वाई सिंधु सोसाइटी वाज कॉल्ड मल्टी एथनिक, बहुजातीय समाज। अल्पाइन, मेडिटेरेनियन, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलियन। इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि अलग अलग जगह से लोग आकर और एक कल्चर का निर्माण करते हैं। जैसे आपने सुना है ना कि मेगापोलिस सिटी, मेट्रोपॉलिटन, महानगर निगम, ये सब अलग अलग इनकी अपनी डेफिनेशन है। उसी तरह ये जो सोसाइटी थी ये क्या थी? कॉस्मोपॉलिटन था। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि अलग अलग देशों से लोग घूम फिर कर आकर और यहां पर एक समाज का निर्माण करना। तो मेडिटेरेनियन की अगर बात करें तो ये कहां से आते हैं? मेडिटेरेनियन सी आप देख रहे हैं यूरोप में है, नीचे मेडिटेरेनियन के नीचे अगर देखेंगे तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ऊपर यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। ठीक है। फिर अगर हम प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड की बात करते हैं तो ये आते हैं आपके फिलीपाइन से आते हैं। मंगोलियन, मंगोलिया से, यानी ईरान के पठार से, पठारी क्षेत्र से आए। तो इस तरह जो ये व्यस्त आए थे लोग, ये क्या थे? यहां पर आकर सिंधु घाटी सभ्यता में एक तरह से बस गए थे, और इनसे निर्माण हुआ था आपका सिंधु घाटी सभ्यता की सोसाइटी।
अब यह कि मल्टी क्लास बहुवर्गीय समाज है। तो मल्टी क्लास जब आता है इसका मतलब होता है कि अमीर गरीब ऊंच नीच सभी प्रकार के लोग हैं यहां पर। यानी देखते हैं कि एलिट वर्ग भी है और साथ में क्या है, लेबर भी है, मिडिल क्लास भी है। यानी बहुवर्गीय समाज को भी देखने को आपको मिलता है। तो मल्टी एथनिक और मल्टी क्लास, तो इस तरह से सोसाइटी का निर्माण हुआ था किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और इसको अगर हम बात करें एक होलिस्टिक वे में तो क्या कहेंगे, कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी थी, यानी ट्रेडिंग पर आधारित था, इनका बिजनेस था, व्यापार था, व्यापार बड़े पैमाने पर चारों तरफ से करते हैं। और जब अर्बन सोसाइटी होती है तो हर तरह की वो जो सुख सुविधा होती है, मेटलिस्टिक लाइफ होती है, उसको वो क्या करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। तो आपने टाउन प्लानिंग में क्या देखा था, टाउन प्लानिंग में हमने देखा, बताया था ना कि वो हाइजीन को भी मेंटेन कर रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग को भी मेंटेन कर रहे हैं। फिर से आप देखते हैं कि सड़कों का निर्माण फर्स्ट क्लास है, घरों में एक तरह से साफ सफाई की व्यवस्था रखते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। तो ये सब फैसिलिटी कहां आपको मिलती, गांव में तो मिलती नहीं है ना। ये फैसिलिटी कहां मिलेगी, जो मॉडर्न कॉलोनी होगी। तो ये क्या था, मॉडर्न थे, एडवांस थे, हाईली इंजीनियर्ड आपका टाउन प्लानिंग देखने को मिला था यहां पर। बिल्कुल सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, वेस्टेज वाटर को निकालने के लिए घरों से छोटी नालियां, और छोटी नालियां मेन डैन में मिलती हैं। और फिर से ड्रेनेज सिस्टम को क्या किया, साफ सफाई के लिए हमेशा एक सर्टन इंटरवल पर क्या था, मेन होल था। फिर उसमें सॉक पिट लगाया गया था वाटर हार्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अलग अलग प्रकार की आप चीजें देखते हैं। तो ये केवल संभव कहां हो सकता है, सिविल सोसाइटी में हो सकती है, अर्बन सोसाइटी में हो सकती है। रूरल सोसाइटी में सब चीजें डेवलप नहीं होती है, जहां जो पाता है वहां अपना घर बना लेता है, रास्ते ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जो उन्होंने कहा था, फॉरेन ओपिनियन जो दिए थे सिंध घाटी सभ्यता पर, कि कहते कि लोग मेसोपोटामियाई सभ्यता क्या है, विस्तार है, लेकिन एक्सटेंशन नहीं है। क्यों एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि वहां का जो टाउन प्लानिंग का सिस्टम था और यहाँ था, जमीन आसमान का अंतर था। वहां की सड़कें जिगजैग थी, लेकिन यहाँ की सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं। वहां पर कच्ची ईंटों के यूज किया जाता है, यहाँ पर पक्की ईंटों को यूज किया जा रहा है। तो फिर सोसाइटी भी उसी तरह की होगी ना। तो सोसाइटी क्या थी, मल्टी एथनिक एंड मल्टी क्लास। मल्टी एथनिक मतलब अलग अलग जगहों से अलग अलग संस्कृति, ग्रुप ऑफ कल्चर्स, दैट इज कॉल्ड मल्टी एथनिक। ये अलग अलग कल्चर के लोग आए और यहाँ पर एक समाज का निर्माण करते हैं। जैसे अगर अभी आज देखें कॉस्मोपॉलिटन का नाम पर, कि आज भारत में कौन सा जगह है जहां पर कह सकते हैं कि वो कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है, राजधानी ग्रेटर नोएडा, नोएडा जहां पर एमएनसीज की बड़ी बड़ी जो ऑफिसेज, हेड ऑफिस है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, ये क्या है, कॉस्मोपॉलिटन है। क्योंकि यहां पर मान लीजिए कि आप देखते हैं जो रेडमी फोन का भी है, फिर से जो बड़ी बड़ी ये किया है, हुंडई है, ये सबका अपना अपना एक मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनके अपना वहां पर हेडक्वार्टर है। तो वो अपने साथ अपनी कल्चर को भी तो लेके आएंगे। किया कहाँ की गाड़ी है, किया सेल्टॉस, हाँ करेक्ट, साउथ कोरिया की गाड़ी है। तो ये सब चीजें देखने से उससे क्या होता है, वहां से बनती है एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी बनती है। आपने देखा कि आज आप पिज्जा खाते हैं, तो पिज्जा कहाँ का डिश है, बेसिकली स्टेपल इटालियन, इटली का है। लेकिन हमने क्या किया, उसको इंडियनाइज कर दिया, भारतीयकरण कर दिया, तमाम सब्जी, पनीर, परवल, आलू, चोखा सब डाल दिया उसमें। हाँ, सब कुछ जो आपको समझ में आया सब बना के उसको इंडियनाइज कर दिया, उसका भारतीयकरण कर दिया। चाउमीन या फिर वो जो नूडल्स होता है, मैगी नेस्ले बनाती है। नेस्ले नहीं सोची थी कि भारत में जाएगा तो इसमें प्याज भी पड़ेगा, घी भी पड़ेगा, सब्जियां भी पड़ेंगी, और ऊपर से मसाला और पड़ेगा। हाँ, आप दूध भी बना के खा सकते, कुछ भी कर सकते हैं आप फ्री हैं। मैगी को दूध बना दीजिए, उसमें चीनी डाल दीजिए, उसमें दही डाल दीजिए, उसमें और मलाई मक्खन कुछ लाइए वो भी डाल दीजिए। दैट इज द इंडियनाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिश। तो यहां वो कब होता है, जब सोसाइटी उस तरह की बनती है।
जब लोग आते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेड इज द कैरियर ऑफ कल्चर। तो ट्रेड क्या है? संस्कृति का वाहक है। यानी जो व्यापार होता है वो संस्कृति को एक जगह से दूसरे जगह पर लेके ट्रांसपोर्ट करता है। आपने देखा कि बुद्धिज्म बहुत तेजी से चाइना, जापान, फिर कोरिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में फैल गया। क्यों? क्योंकि आप देखिए बुद्धिज्म बेसिकली क्या हो रहा था, बुद्धिज्म व्यापार को बढ़ा रहा था। जब हम आएंगे बुद्धिज्म बताएंगे व्यापार को, तो जो व्यापारी लोग जहां जाएंगे वहां अपना कल्चर लेके जाएंगे, अपने डाइट को लेके जाएंगे, और जब जाएंगे तो वहां भी वो फैलेगा। तो उसी तरह जब इटली के लोग आए, अमेरिकन आए, तो यहाँ पर अपनी डिश को भी लेके आए, अपनी संस्कृति को भी लेके आए। और तब हम लोगों ने देखा कि हम मैगी भी खा रहे हैं, पिज्जा भी खा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, कि ये बर्गर है, ये महा बर्गर है, छोटा बर्गर है, बड़ी बर्गर है, खा रहे हैं। और भारत में बर्गर बनाने पर कुछ और भी क्या, क्योंकि वहां पर हाइजीन को मेंटेन किया जाता है। भारत में हाइजीन मेंटेन नहीं होती है, कहीं लपेट के दे दिया जाएगा, आप बैठ के खाएंगे उसको, होता है। तो ये क्या थी? मल्टी एथनिक, मल्टी क्लास ये सोसाइटी थी, मिडिल क्लास सोसाइटी थी, अर्बन सोसाइटी थी। इनका जो ट्रेड आधारित समाज था, ठीक है। अब यहां पर यह देखा जाता है कि डोमिनेंस ऑफ मदर गॉडेस इमेज, तो इनके आधार पर चारों तरफ से मातृ देवी की मूर्तियां मिलती हैं बड़े पैमाने पर। तो जॉन मार्शल ने इस चीज को देखने पर, इस चीज को देख के कि यहां पर मातृ देवी की मूर्तियां बड़े पैमाने पर मिल रही चारों तरफ से, तो उन्होंने क्या कह दिया? कह दिया कि ये सोसाइटी क्या है? मैट्रियार्कल सोसाइटी है। क्या है? मैट्रियार्कल सोसाइटी। मैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है मातृसत्तात्मक समाज। और मातृसत्तात्मक समाज का मतलब क्या होता है? कि डिसीजन लेने का पावर किसके पास है? महिला के पास है। मम्मी से ज्यादा कनेक्टेड है आप। तो मैट्रियार्कल सोसाइटी, ये किन आधार पर उन्होंने कहा था? आधार उन्होंने ये किया था बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ मदर गॉडेस इमेजेस, कि हर जगह से क्या मिल रहा है? मातृ देवी की मूर्तियां बड़े पैमाने पर मिल रही हैं। इसलिए इन आधारों पर जॉन मार्शल ने कह दिया कि ये शायद सोसाइटी जो है मैट्रियार्कल सोसाइटी है, मातृसत्तात्मक समाज है। रोज हमारा चाय खराब रहता है। समझ में आ रहा है ना? जो आपके साथ समझ के बाद भी तो आप लोग पता नहीं कहां गायब हो जाते हो। बड़ा वो है, कितना फ्री में आपको मिल रहा है चीजें, तभी भी आप लेने को तैयार नहीं हो। हाँ, आप लोग डेली पढ़ोगे, जानते हो कब? जब 2-3 लाख रुपए दे दोगे तब। हाँ, तभी भी नहीं पढ़ते हैं। बात इसकी नहीं है कि आईएएस सब हो जाते हैं। देखो 40% लोग जो तैयारी करते हैं ना, एक तो ये लगा दिया गया और आफत हो गई, डिस्टर्ब कर रहा है। हम अपने हिसाब से पढ़ाते हैं कि 40% लोग शादी के लिए पढ़ते हैं, भी जान लो। तुमसे बता दें कि गांव से लोग चलते हैं, लड़का क्या कर रहा है, 2 साल हो गया तैयारी का आईएएस का, अब 1 साल और बचा है। कोर्स चल रहा है आईएएस का। आप नहीं जानते, ऐसे लोग हैं, वो बगल में बैठे हैं, उनसे पूछिए। बनते हैं वो लोग फिर? अरे यार, जिसको यही पता नहीं है कि ये कोर्स नहीं है, ये प्रिपरेशन है, वो कहाँ बनेंगे यार आईएएस? संभव ही नहीं है। तो 40% लोग तो ऐसे ही हैं कि लड़का हमारा बाजीराव रवि में गया है आईएएस तैयारी करने, 2 साल कर लिया, 1 साल और बचा है बस, अगले साल वो आईएएस बन के आ जाएगा। आज जब लड़का वहां से आएगा तो वही रह जाएगा। निकल गया है,
प्री की मार्कशीट आती है। अरे भैया लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है यार। पीस लविंग सोसाइटी कौन सी सोसाइटी होती है? शांति प्रिय सोसाइटी कौन सी सोसाइटी होती है? ये पीस लविंग सोसाइटी थी। और वो क्यों होती है? जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहते हो अपने लाइफ से, हर तरह की व्यवस्था आपको अवेल रहती है, तो आप युद्ध करने नहीं जाते। तो युद्ध होती कहां है, किस सोसाइटी में होती है? ट्राइबल सोसाइटी में होती है। मार झगड़ा जो कहां होगी? ट्राइबल सोसाइटी में होगी। क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस ही किस पर डिपेंडेंट है? युद्ध पर डिपेंडेंट है। जस्ट लाइक सीरिया, मिस्र, अफगानिस्तान, दैट इज ट्राइबल सोसाइटी। रसिया वो नहीं है, ट्राइबल सोसाइटी। और ट्राइबल सोसाइटी आप देखेंगे जहां पर आएगी, जैसे आर्यन, तो आर्यंस जो थे ना, वो क्यों यहां जीत जा रहे थे? इसलिए जीत जा रहे थे क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस ही है डिपेंडेंट किस पर? युद्ध पर। ट्राइबल लोग आएंगे वैदिक पीरियड में, तो आपको बात करेंगे इस पर। तो ये क्या था? मैट्रियार्कल सोसाइटी। चलिए इस पर आइए, छोड़िए, लिख लिए ना जो हम बताए हैं अभी। यहां पर जाति व्यवस्था नहीं थी, जाति सिस्टम नहीं था। अरे कास्ट सिस्टम क्या था? नहीं, यहां पर जाति व्यवस्था नहीं थी। तो फिर क्या था? क्लास सिस्टम था, वर्ग आधारित समाज था। एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, यानी पेशा और व्यवसाय आधारित समाज था। तो यहां पर जाति नहीं थी। तो सीधे लिखेंगे, देयर इज नो एविडेंस ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी भी प्रकार की जाति व्यवस्था का साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। तो था क्या? तो यहां पर था क्लास सिस्टम था। तो और ये किस पर आधारित था? ये आधारित था आपका व्यवसाय पर, कि जिस तरह का प्रोफेशन होता था उसी तरह की यहां पर क्या होती थी? वर्ग होता था। इसे क्लास सिस्टम कहते हैं, सोशल हायरार्की कह सकते हैं, नॉट अ डिवीजन। कि और जब हम ये कहेंगे ना कि जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आप एक काम कर रहे हैं, वैद्य का काम कर रहे हैं, और आपका लड़का क्या हो गया? ट्रेडर बन गया। तो दोनों का अलग अलग वर्ग हो गया। अभी मैं उस पर आ रहा हूं। तो क्लास सिस्टम था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन एंड व्यवसाय। तो 4 प्रकार के यहां पर वर्ग थे। कितने थे? 4 प्रकार के वर्ग थे। फिर ब्राह्मण पर आ गए। कहां ब्राह्मण यहां दिख रहा है तुमको? यहां ब्राह्मण नहीं है। यहां पर सोसाइटी was divided into 4 क्लास। थोड़ा तेज रहता ना सर, बेकार कर दे रहा है। 4 वर्गों में विभाजित था। एकदम चल ही नहीं रहा है, एकदम चल ही नहीं रहा है। So basically, what is the वो किस civilization में सोसाइटी स्टार्ट हुई थी? क्या चीज? Wars, wars, देखो ये तो आ रहे हैं। अरे
अभी आएंगे इंडस के बाद, पहले ही खोल दिए ना कि ये सोसाइटी किस तरह की, पीस लेवल सोसाइटी, पीसफुल सोसाइटी थी। क्यों है? क्योंकि ट्रेडिंग आधारित सोसाइटी थी, व्यवसाय करते थे, और चूंकि इतना सेटिस्फाइड थे अपने कामों से कि इनको किसी से दूसरे को लेने का आवश्यकता नहीं, तो वो नहीं चले गए अपने काम से काम। तो जो पहला ग्रुप था इनका, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 क्लास। फर्स्ट ग्रुप वर कंसिस्टेड ऑफ, अब लिखिए क्या बताएं, मजे नहीं आए, हमको नहीं आता है ना पढ़ाने, हमको जब तक हमारे हाथ में वो न रहे तब तक हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। कि फर्स्ट ग्रुप वर कंसिस्टेड ऑफ पुरोहित, फिजिशियन, फर्स्ट ग्रुप वर कंसिस्टेड ऑफ फिजिशियन, पुरोहित एंड एस्ट्रोलॉजर। जो पहला समूह था समाज का, तो पहला समूह का निर्माण पुरोहित, वैद्य और ज्योतिषी का था। यानी समाज का जो पहला ग्रुप था वो किससे निर्मित था? जिसमें पुरोहित होते थे, वैद्य होते थे, फिजिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर एंड ज्योतिषी। ठीक है, ये पहला ग्रुप था समाज का। जो सेकेंड ग्रुप था, तो सेकेंड ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ वॉरियर क्लास। सेकेंड ग्रुप में क्या था? वार आधारित समाज था। हाँ? हाँ। क्या हो गया था? पुरोहित वर्ड यहां भी है। कौन सा पुरोहित? जो वो आप देखते हैं एक आधे धड़ का जो एक टोर्सो देखते हैं आप, व्यक्ति जिसमें दाढ़ी युक्त है, अगर आप कभी टेक्स्ट बुक देखा है, हाँ ये है, इसको हम लोग माने हैं कि ये पुरोहित थे। ठीक है, तो ये जो थे पुरोहित का था। फिर से क्या थे? और एस्ट्रोलॉजर एंड क्या बोले थे? फिजिशियन, पुरोहित। ये पहला ग्रुप था। जो सेकेंड ग्रुप था वो वॉरियर थे। जो थर्ड था, थर्ड ग्रुप वर कंसिस्टेड ऑफ ट्रेडर्स, आर्टिजन्स एंड आर्टिस्ट। व्यापारी, शिल्पकार और कलाकार से मिलकर बना था। जो थर्ड ग्रुप था उसमें क्या थे? ट्रेडर थे, ट्रेडर्स, आर्टिजन्स एंड आर्टिस्ट। एंड फोर्थ जो ग्रुप था उसमें थे आपके मैनुअल लेबर लाइक पीजेंट्स, फिशरमैन, वीवर एंड डोमेस्टिक सर्वेंट। जो चौथा ग्रुप था उसमें श्रमिक थे, जिसमें किसान आते थे, मछुआरे आते थे, जुलाहे आते थे और घरेलू नौकर। तो इस तरह जो इंडस सोसाइटी थी वो 4 वर्ग में डिवाइड था। इसमें कोई जाति नहीं थी। तो पहला आप जब कभी भी आगे आएगी तो क्या होगा? कास्ट सिस्टम यहां पर नहीं है। यहां पर क्या है? वर्ग आधारित समाज है या व्यवसाय आधारित समाज है। कि अगर पुरोहित, कोई जरूरी नहीं है कि यही पुरोहित का लड़का ही पुरोहित होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर पुरोहित का लड़का ही पुरोहित होगा तो क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगी तुरंत। जो भी विद्वान व्यक्ति है वो पुरोहित हो सकता है, जो कैपेबल होगा।
तो यहां पर क्या है कि जब अगर हेरिडेटरी कर दिए अगर चीजों को, तो क्या हो जाएगा, तुरंत तो जाति में बदल जाएगी। अब वंशानुगत नहीं है तो क्या है कि आपके योग्यता पर डिपेंडेंट है कि अगर आप योग्य हैं तो आप पुरोहितवाद या पुरोहित वाला काम कर सकते हैं। अगर हो सकता है कि एक पुरोहित का लड़का ट्रेडर हो जाए या मछुआरा हो जाए तो वो 4th क्लास में आ जाएगा। जैसे आईएएस अगर रहता है तो एचआईजी ग्रुप होता है, हायर इनकम ग्रुप होता है, लेकिन कोई जरूरी है कि उसका लड़का भी आईएएस बन जाए। तो ट्रेडर भी हो सकता है, व्यापारी भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है। जाके 2-4 हजार एकड़ खरीद लें, कहीं फार्म हाउस बना दे तो किसान बन जाएगा। गोविंदा किसान बन जाता है, अमिताभ बच्चन किसान बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? टैक्स बचाने के लिए बनते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है। बताएंगे कि 10 लाख का एक कटहल बेच दिए, इनके वहां इतना कटहल हो गया 5 बीघे में कि 10 लाख के हो गया, दिखा देंगे। तो यहां पर क्या है, कास्ट सिस्टम नहीं है बल्कि क्लास सिस्टम है। तो समझ में आ गया इंडस सोसाइटी किस तरह की थी? क्लास सिस्टम थी, मल्टी एथनिक सोसाइटी थी, यानी बहु जातीय सोसाइटी थी। इसलिए इसे कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी कहा जाता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि अन्यत्र अलग अलग जगहों से आके लोग का यहाँ पर होना, बसना। जैसे मान लीजिए मेडिटेरेनियन है, मंगोलियन है, अल्पाइन है, फिर से पोर्टो ऑस्ट्रेलाइड है। ये चीजें, ये जितने सोसाइटी थी, जितने लोग थे, आज भी भारत में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। और क्यों पाए जाते हैं कि जब डिक्लाइन हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो ये लोग कहां मूव कर गए? गैंगेटिक वैली में आ गए। और जब आर्यंस आए तो क्या हुआ, इनके साथ संघर्ष हुआ और धीरे धीरे इनको प्रेस करते गए नीचे की तरफ, साउथ की तरफ। तो आज अगर हैदराबाद में आप जाते हो तो वहां पर द्रविडियन मिल जाएंगे आपको, मेडिटेरेनियन मिल जाएंगे, जो उनकी फीचर्स होती है वो मिल जाएंगे। तो ये क्यों? जब आर्यन ऊपर से आए, प्रेस किए, नीचे साउथ की तरफ मूव कर गए। क्लियर? सब इसमें मिल गए। आके तो शक भी आएंगे, वो भी मिल जाएंगे, कुषाण आएंगे, वो भी मिल जाएंगे, हूण आएंगे, वो भी मिल जाएंगे। तो भारत में क्या आ गया? ओरिजिनल तो कोई है नहीं। ओरिजिनल तो केवल इंडस के लोग थे, वो भी ओरिजिनल नहीं थे, वही नेटिव बन जाएंगे। वो भी कहीं बताए तो है, मंगोलियन, मेडिटेरेनियन, सब लोग अलग अलग जगहों से आए यहाँ पर आके और भारतीय संस्कृति में क्या हो गया, एसिमिलेट कर गए, इसी के हो गए। थैंक यू सर। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब आइए थोड़ा सा आप देखिए कि इनका ड्रेसिंग सिस्टम, कि भाई कल्चर में क्या क्या आता है, समाज आता है, तो समाज का एक खाना भी आएगा, वो क्या पहनते थे ये भी होगा, वो किस तरह बोलते थे ये भी होगा। रहन सहन, करेक्ट, लिख दीजिए आप, रहन सहन। सबसे बढ़िया क्या आया, बड़ा ही खराब माहौल है। हाँ, सही कह रहा है, गलत थोड़ी कह रहा है। ड्रेसिंग सिस्टम क्या था? 3 तरह के कपड़े लोग पहनते थे, बस 3 कपड़े, शॉल, धोती। एक शॉल होता था और एक धोती होती थी। और महिलाएं एक सर पे पहनने के लिए एक चुन्नी पहनती थी। ये 3 चीजें होती थी जो यहाँ पर था। तो ड्रेसिंग मटेरियल में देख लेंगे तो शॉल होगी, धोती होगी और एक सर पर ढकने के लिए चुन्नी होती थी। खाना क्या खाते थे? चावल और सब खाते थे। हर चीज तो मिल रहा है वहां पर। मेहरगढ़ में गेहूं मिल रहा है, जौ भी मिल रहा है, धान भी मिल रहा है, दाल भी मिल रहा है, हर चीज मिल रही है, हर चीज खा रहे हैं। हम लोगों से बहुत एडवांस थे, बस इतना ही जान लीजिए, हर चीज खाते थे। मछली खाते थे,
उस समय ये नहीं था कि आज मंगलवार है तो आज हम मछली नहीं खाएंगे, खाएंगे। स्टेपल डाइट है। और स्टेपल डाइट कैसे बनता है? जहां जिस चीज की अधिकता होती है वो स्टेपल डाइट बन जाता है। केरल में चले जाइए, नारियल हर जगह मिलेगा आपको, नारियल तेल मिलेगा, नारियल चटनी मिलेगी, नारियल में ही पूरी बन रही है, हर जगह नारियल। गुजरात में चले जाएंगे तो मूंगफली, खाखरा, फाखरा, ढाकरा, इतना जो राक्षसों का नाम है, ये मिलेगा। अगर आप बंगाल में चले जाएंगे तो क्या मिलेगा? माछ भात, क्योंकि मछली का उत्पादन अच्छा होता है, बारिश ज्यादा होती है तो धान अच्छा होता है, तो वो होता है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में चले जाएंगे, पंजाब में चले तो पराठा, गोभी पराठा, प्याज पराठा, पनीर पराठा, फलाना पराठा, पराठा ही पराठा, गेहूं ज्यादा होता है, मक्का। तो ये क्या है? जहां जिस चीज की अधिकता होती है उसी तरह का कल्चर डेवलप होता है। जी, ज्योग्राफिकल। तो आपके कल्चर पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? आपके ज्योग्राफी का प्रभाव पड़ता है। बड़ा पाव, छोटा पाव, मध्यम पाव, ऊंचा पाव, नीचा पाव, गिरा पाव, खाइए जाके महाराष्ट्र, बॉम्बे में। वही साइड से लोग सो जाते रात में। क्यों? क्योंकि वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर धान चावल नहीं होता है बड़े पैमाने पर। क्योंकि क्या है? ज्योग्राफिकल क्या है? पहाड़ है, काली मिट्टी है, कॉटन अच्छा होता है वहां, जूट अच्छा होता है, गन्ना हो जाएगा। वहां कहाँ होगी? मध्य प्रदेश, गुजरात, काली मिट्टी, वहां कपास होती है, क्योंकि काली मिट्टी की अधिकता है। तो नेवासा क्या था? कॉपर। उसमें जो हम पढ़े थे चाणक्य पीरियड में, तो नेवासा से क्या मिला था? जूट, पटसन, तो वही मिलेगा। शिवाजी क्यों इतना, जो मराठी लोग इतना युद्ध प्रिय क्यों थे? वो डे टू डे लाइफ के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि वहां पर इस तरह का जो भोजन था उसकी कमी थी। और लड़ते लड़ते क्या हो गए थे? बड़ा स्ट्रांग थे वो। तो उनकी ज्योग्राफी ने उनको स्ट्रांग कर दिया। जैसे चंगेज खां, तैमूर, ये क्यों आते थे और यहां पर विध्वंस कर देते थे? भारत के लोगों को आसानी से सब कुछ मिलता था, हम लड़ते ही नहीं जानते थे, लड़ना जानते ही नहीं थे। 10,000 की सेना लेकर बाबर आया और 1 लाख की सेना को पराजित कर दिया इब्राहिम लोधी की। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं मन से नहीं लड़ा तो फिर हमारी जीवन पर संकट है। तो ये सारी चीजें आपको डिपेंड करता है किस पर? आपके ज्योग्राफिकल पर। इसीलिए लगातार आपके आपके पर टर्क आए, मंगोल आए, सब आए। क्यों आए? इसीलिए आए क्योंकि वहां पर सेंट्रल एशिया में जाएंगे तो पेट्रोल मिलेगा पीने को, पी लीजिए आप। पहाड़ मिलेगा, डेजर्ट मिलेगा, रेगिस्तान मिलेगा। तो फिर हम कहां जाएंगे? हम भारत तरफ आएंगे। और भारत के लोगों को आसानी से सब चीजें अवेल है, तो हमें हम संघर्ष जानते ही नहीं है। हम सोचे कुछ ऐसा जुगाड़ करें, अरे नहीं हो तो तैमूर लंग से अपना साठ गांठ बना लें, संधि कर लें। हम बड़े बेकार लोग हैं। आलसी नहीं, सब कुछ आसानी से मिल रहा है आपको, इसलिए बेकार लोग हैं। अभी संघर्ष आपको करना पड़ जाए ना, अभी ठीक पता चल जाएगा हर चीज। तो मराठा जब आप पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी की, अगर अरेबियन इन्वेजन हो रहा है तो ज्योग्राफी, सारे कुछ पीछे ज्योग्राफी है। ठीक है, अभी यहां आते हैं। तो ड्रेसिंग सेंस हो गया, स्टेपल डाइट में क्या क्या खाते थे? धान, चावल, गेहूं, मछली, सब कुछ खाते थे। ठीक है। इंटरटेनमेंट का साधन क्या था इनका? है? ओहो, और आगे बढ़ गए आप तो। डाइस प्लेइंग जानते हैं आप लोग? चौसर का खेल, बॉल्स, मछली पकड़ना, हंटिंग, ये सब क्या था? एंटरटेनमेंट के साधन थे। लिख लीजिए, लिखते जाइए।
महिलाएं फेस पेंट यूज करती थी। फेस पेंट जानते हैं? लीपा पोती। हाँ, आज उसे मेकअप कहते हैं, उसे लीपा पोती कहते हैं। सबसे अच्छा मेकअप किससे होता है? मुल्तानी मिट्टी जानते हो? मुल्तानी मिट्टी, उसको लगा लो चेहरे पे, गोरे हो जाओगे। बाल लगा लो तो शैम्पू का काम करेगा। ज्यादा रहे तो नहा लो उसी से। वो काली मिट्टी, तो गोरी मिट्टी से भी नहा लो। तो मुल्तानी मिट्टी आप लोग यूज नहीं करते हो? बेस्ट होता है। 1 किलो खरीद के रखिए, थोड़ा सा भिगोइए और सुबह शैम्पू की जगह पोई लगा लीजिए। हालांकि हमको तो कुछ भी लगा लें, क्योंकि हमको अगर शैम्पू भी लगाएंगे तो इतना सा यूज होगा, इतना सा लेंगे उतना ही पूरा हो जाएगा। आप समझ ही रहे हैं। समय के साथ ये भी, उसकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। चेहरा इसी तरह धूप पड़ता रहा, हम गोरे लगते हैं, नहीं जानते हो कब लगते हैं? ठंडी के दिनों में, जब धूप नहीं दिखता। चलिए, हो गया ना। अब आइए एग्रीकल्चर पर। ये समझ लिए कि नहीं? आप लिख सकते हो कि नहीं सोसाइटी को? तो फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सोसाइटी पर आप लिख के लाएंगे। अब लिखिए एग्रीकल्चर या इकोनॉमिक सिस्टम, अर्थव्यवस्था। क्या यार, बर्ड करता रहता है। हाँ, इकोनॉमिक सिस्टम आइए। एग्रीकल्चर क्या था? प्राइमरी एक्टिविटी थी, और जो सोसाइटी थी वो किस पर आधारित थी? एग्रीकल्चर पर सोसाइटी। कहने का मतलब कि एक तरह से क्या था, इकोनॉमिक का आधार था एग्रेरियन सोसाइटीज। और जब इसका सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो ये किसको जन्म देता है? ट्रेड को जन्म देता है, ट्रेड बाजार को जन्म देता है। और जब ये बढ़ता चला जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि जो सोसाइटी होती है, जब एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चर के बाद क्या होगा? ये प्राइमरी हो जाएगी, और द्वितीय क्या हो जाएगी? सेकेंडरी क्या होगी? आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आप देखते हैं कि मेटलर्जिकल साइंस में बहुत आगे थे लोग, कि नर्तकी की मूर्ति देखते हैं, ब्रॉन्ज की नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, तो वो किस तरह बनाया गया है? अगर मेटलर्जिकल साइंस में ये लोग एक्सपर्ट नहीं होते तो उस मूर्ति का निर्माण ये लोग नहीं कर पाते। तो यानी मेटलर्जिकल साइंस से भी ये लोग इंट्रोड्यूस थे। तभी आप देखते हैं कॉपर में क्या मिलाते हैं? टीन। क्या बनाते हैं? ब्रॉन्ज बनाते हैं, ये बनाते हैं ना। और ब्रॉन्ज, इसे क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, यानी कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर इसी का यूज हो रहा है। तो मेटलर्जिकल साइंस में जब एक्सपर्ट होंगे तभी तो इसको कर पाएंगे। यानी धातु विज्ञान से भी ये पूरी तरह से परिचित थे। They were familiar with the metallurgical science, धातु विज्ञान से भी परिचित थे। तो यानी सेकेंडरी वर्क भी हो रहा है और टर्शियरी भी हो रहा है। तृतीय सर्विस क्लास, बिजनेस व्यापार होता है। तो बिजनेस व्यापार में क्या होता है? मिडिल मैन होता है ना। एक तो प्रोडक्ट करने वाला होता है, और दूसरा क्या होता है? बेचने वाला होता है, सर्विस देने वाला होता है। तो टर्शियरी है। तो ये तीनों तरह की सोसाइटी यहां पर क्या है कि पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर देखेंगे तो एक ट्रेडिंग सोसाइटी है। पहले ही हमने बात किया था, ट्रेडिंग सोसाइटी है, यानी ट्रेड आधारित क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम है इनका। और आपने देखा है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल से बड़े पैमाने पर क्या मिलता है? मेसोपोटामियाई सील्स मिलते हैं, यानी मेसोपोटामिया के क्या मोहरे मिलती है। तो मोहरे कैसे आई होंगी? यहाँ पर व्यापार से आई होगी, ट्रेडिंग से हुई होगी, एक्सचेंज में आया होगा। लोथल से आप डॉकयार्ड देखते हैं, तो डॉकयार्ड मिलने का मतलब है कि यहां पर सी रूट से भी ट्रेड होता था, व्यापार होता था, तभी तो होगा।
शिरुटपत पता था। तो वो इसको मतलब कि वो लोग बेसिकली नेविगेशन में भी अच्छे थे। सब कुछ थे, आपसे ज्यादा वो डेवलप थे, बता दो दिए। तो इस तरह के एग्रीकल्चर इनका होता था। अब इनका चीफ, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जो आएगा प्रीलिम्स के लेवल पर आएगा तो क्या आएगा कि इनका चीफ क्रॉप क्या था, यानी मुख्य फसल क्या थी। मुख्य फसल क्या होगी, गेहूं होगा, जौ होगा, धान होगा, दालें होंगी, लेगुमिनस प्लांट होता है। लेगुमिनस प्लांट जानते हो ना, जो बी पी वगैरह होता है, जो सेम ओम टाइप के होते हैं, लेगुमिनस प्लांट। तो गेहूं, व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, लेगुमिनस प्लांट, ये सारे इस समय डेवलप थे। ठीक है, तो मुख्य फसल इनका ये था। आर्ट एंड क्राफ्ट आप जानते ही हैं कि बड़े पैमाने पर हो रहा था। तो आप देखते हैं कि कालीबंगा से क्या मिल रहा है। अगर कालीबंगा देखें हम, आप थोड़ा सा इस देखिए, जो डिस्कशन होता है वो आपका मेंस है, और प्रीलिम्स क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा से क्या मिल रहा है, जुते हुए खेत का साक्ष्य, प्लाउड फील्ड। ठीक है, फिर से मिक्स्ड क्रॉपिंग का यहां से एविडेंस मिल रहा है। मिश्रित खेती, मिश्रित खेती आज भी होती है कि अगर देखते हैं ना कि गन्ना बोया जाता है तो गन्ना में क्या करते हैं, मक्का भी बो देते हैं, क्योंकि बहुत, हाँ, क्रॉपिंग पैटर्न, मिक्स क्रॉपिंग इसे करते हैं। तो ये कहां से मिलता है, कालीबंगा से इसका एविडेंस मिलता है। अरे आप बो सकते हैं यार, आलू बो दो, क्या रुकना है। ठीक है, बस हम समझाने की पॉइंट है। बस क्या क्या बोया जाता है, यहाँ बैठे मोस्टली कुछ लोग हैं यहाँ गांव के, हाँ सभी लोग हैं, हमें तो नहीं लगता है। चलिए, है तो बढ़िया है। रोजदी, रोजदी से क्या मिला है, नील की खेती का एविडेंस, इंडिगो कल्टीवेशन। हाँ, ये सब लिख लो, ये प्रीलिम्स में पूछा जाएगा ये सब। इंडिगो कलर तो आई थिंक पैंतालीस से उस टाइम काफी ज्यादा रेयर था। क्या चीज, इंडिगो कलर है, रेयर नहीं था। चलिए, रोजदी से आपको इसका मिला है, गुजरात की साइट है। राइस का कल्टीवेशन आपको कहां से मिला एविडेंस, लोथल एंड रंगपुर। राइस कल्टीवेशन का एविडेंस कहां से मिलता है, लोथल, लोथल एंड रंगपुर। धान खेती का साक्ष्य, अब धान खेती के साक्ष्य में क्या मिलेगा, केवल राइस हस्क मिलेगा, धान की भूसी मिलेगी। धान की खेती तो अब उस समय से आज तक बचा नहीं होगा, तो मिलेगा क्या कि अगर राइस हस्क वहां से मिल रहा है, धान की भूसी मिल रही है बड़े पैमाने पर, तो हमें मान लेते हैं कि यहां पर धान की खेती हुई होगी, तभी ये भूसी यहां मिल रहा है, अदरवाइज नहीं मिलता। धान की भूसी यहां से हो रहा है। लिपस्टिक का साक्ष्य कहां से मिला है, चहुंदड़ो, सबको याद रहता है, जहां पढ़ाते हैं तो हम पूछते हैं तो और कुछ बताए ना बताए, इसके बारे में लोग तुरंत बताते हैं कि सर चहुंदड़ो से मिला है लिपस्टिक का साक्ष्य। वैनिटी बॉक्स, वैनिटी बॉक्स, यू नो, वैनिटी बॉक्स जो होता है महिलाएं यूज करती हैं, उसमें सब कुछ रहता है, क्रीम व्रीम रहता है। हाँ, श्रृंगार बॉक्स, हाँ, बहुत जानकारी है इनको, बहुत जान। ये कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। हाँ, वैनिटी बॉक्स, इसलिए कि अब इसका मतलब क्या है, इस सब चीजों का मिलने का मतलब क्या है कि महिलाएं, हाँ, सौंदर्य प्रसाधन पर विशेष बल देती थी। मजा आता है, उम्र का तकाजा है।
ये धीरे धीरे सब कुछ क्या होता है ना, धीरे धीरे सब न्यूट्रलाइज होता चला जाता है, समय के साथ धीरे धीरे न्यूट्रल होता चला जाएगा ये। तो अभी फिलहाल रहेगा ऐसा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना भी चाहिए। अब राइस कल्टीवेशन यहां से मिलता है। इरिगेशन का हमें साक्ष्य कहां से मिला है? देखिए, आपका मेंस हम बता चुके हैं, अब हम क्या बता रहे हैं? प्रीलिम्स बता रहे हैं। इरिगेशन का एविडेंस हमें कहां से मिलता है? सिंचाई, ये कहां से मिलता है? ये मिलता है आपका धौलावीरा से। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको बांध या डैम का क्या मिलता है? एविडेंस मिलता है। तो डैम का एविडेंस मिलने का मतलब है कि ये इरिगेशन सिस्टम से इंट्रोड्यूस थे, परिचित थे, और निश्चित रूप से होंगे कि अगर एग्रीकल्चर इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है तो बिना इरिगेशन के तो ये संभव है नहीं। तो इसका एविडेंस हमें कहां से मिलता है? धौलावीरा से। धौलावीरा से क्या क्या मिलता है? एक तो डैम का मिलता है एविडेंस, और दूसरा चीज ह्यूज रिजर्ववायर, विशाल जलाशय। किस चीज का? विशाल जलाशय का, ह्यूज रिजर्ववायर का एविडेंस मिलता है। ठीक है। क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र, फसल चक्र से का एविडेंस हमें कहां से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। ठीक है। फसल चक्र यानी हड़प्पन ऑल्सो अवेयर ऑफ क्रॉप रोटेशन सिस्टम। हड़प्पन वर ऑल्सो अवेयर ऑफ द क्रॉप रोटेशन। तो एग्रीकल्चर हो गया, उसके साथ साथ और क्या था? एग्रीकल्चर, फिर से था एनिमल हस्बेंड्री एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी यहां बता। तो क्या था? एग्रीकल्चर और पशुपालन दोनों चीजें होती थी। और डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन कौन से होते थे? हाँ, लिख लीजिए। डॉग, कैट, ऑक्सन, बफलो, शीप, एलिफेंट, पिग, हम्प्ड बुल। एक बड़ा महत्वपूर्ण है हम्प्ड बुल, कुबरदार बैल, हम्प्ड बुल। ये क्या होता था? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, जिसमें बैल, बकरी, भेड़, भैंस, कुबरदार बैल, और एक बड़ा महत्वपूर्ण क्या है, उसे कहते हैं फॉक्स। बैल होगा तो गाय काहे एकदम पड़े हुए हो? बैल होगा तो बिना बैल गाय के बैल आएगा? एक यहां पर चिड़िया है, उसका नाम है फाख्ता। फाख्ता चिड़िया, बर्ड्स जस्ट लाइक अ पिजन। फाख्ता, तो ये एक क्या है? ये जो जैसे आपने हम्प्ड बुल देखा, तो हम्प्ड बुल भी क्या है? रिलीजियस है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? रिलीजियस है। उसी तरह इस चिड़िया का भी इंपॉर्टेंस जो है थोड़ा रिलीजियस है, धार्मिक है। फाख्ता जस्ट लाइक ये पिजन, कबूतर जैसे होता है। सुरकोटदा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सुरकोटदा इज ओनली वन प्लेस, सुरकोटदा इज ओनली वन प्लेस from where the remains of horse had been found. सुरकोटदा एकमात्र स्थल है, सुरकोटदा एकमात्र स्थल है जहां से
घोड़े की साक्ष्य प्राप्त हुई है, जहां से घोड़े की साक्ष्य प्राप्त हुई है। एंड रिमेन्स ऑफ राइनासोर्स फ्रॉम आमरी, और रिमेन्स ऑफ राइनासोर्स फ्रॉम आमरी, और आमरी से गैंडे की साक्ष्य मिली है। ठीक है, तो घोड़े का साक्ष्य केवल एक जगह से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? सुरकोटदा से मिल रहा है। तो सुरकोटदा और अन्य जगहों से घोड़े का साक्ष्य आपको नहीं मिल रहा है। तो माना यह जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट ये माने थे कि कोई व्यापारी आया होगा, घोड़े के साथ आया होगा, जिसकी यहां पर मृत्यु हो गई होगी और उसका यहां पर दफन कर दिया होगा। जो कि आज हमें एक जगह से, केवल सुरकोटदा से घोड़े का एविडेंस मिलता है, अन्यत्र कहीं से घोड़े का एविडेंस हमें नहीं प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि कोई आया होगा और यहीं पर क्या हो गई होगी, उसकी डेथ हो गई होगी, तो यहीं पर दफना के वो चला गया होगा। ठीक है, आमरी से गैंडे का साक्ष्य मिलता है। आमरी कहां पे? राजस्थान में है। राजस्थान और सिंध के आसपास का जो एरिया था, तो लोकल कल्चर था। आमरी, कोट दीजी, नाल, झूंगर, झांगर, ये सब क्या थे? लोकल कल्चर थे जो डेवलप होके इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में तब्दील हुए थे। ठीक है, हाँ, अब आइए आप ट्रेड पर, व्यापार। हड़प्पन वॉज अ ट्रेडिंग सोसाइटी। हड़प्पन was a trading society, and they followed barter system, and they followed barter system. हड़प्पन एक व्यापारिक समाज था जो वस्तु विनिमय आधारित व्यापार करता था। व्यापार केवल इंटरनल नहीं होता था यहाँ, जैसे इंटरनल व्यापार नहीं होता था, बल्कि एक्सटर्नल व्यापार भी बड़े पैमाने पर यहाँ हो रहा था, फॉरेन ट्रेड। तो इंटरनल व्यापार का मतलब हुआ कि हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, आमरी से हो रहा है, नाल से हो रहा है, जो लोकल चीजें थी वहां से हो रहा है। उसके साथ मेसोपोटामिया, सीरिया, सुमेर, अफगानिस्तान, अरेबिया, हर जगह से व्यापार यहाँ पर हो रहा था। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर फॉरेन ट्रेड भी चल रहे थे। ठीक है, तो लिख लीजिए, Harappan peoples maintained trade with other part of India, trade with other parts of India, as well as with foreign countries, as well as with foreign countries like Central Asia, Mesopotamia, Afghanistan, Persia, Iran. सेंट्रल एशिया, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान। हड़प्पन लोग भारत के दूसरे हिस्से के साथ साथ, यानी आंतरिक व्यापार के साथ साथ, हड़प्पन लोग आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशों से जैसे मध्य एशिया, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, फारस इत्यादि स्थानों से भी करते थे। चाइना से व्यापार अभी नहीं हो रहा था, इजिप्ट से हो रहा था। सुमेरिया कहाँ है? सुमेरिया तो इजिप्शियन है ना। ट्रेड आर मेनी, देयर आर मेनी एविडेंसेस, to prove the
trade link, there are many evidences to prove the trade link between the Indus and Sumerian people. सिंध और सुमेरिया के लोगों के बीच में व्यापारिक गतिविधियां होने के बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं. There are many evidences to prove the trade link between the Indus and Sumerian peoples. Many seals of Indus Valley have been found from Mesopotamia, and many seals of Mesopotamia found from Lothal, Mohenjo-daro, सिंधु घाटी के बहुत सारी मुहरें मेसोपोटामिया से मिलती हैं. इसके उलट मेसोपोटामिया की मुहरें लोथल, मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त होती हैं. The Mesopotamian called the Indus region as a Melhua. मेसोपोटामियाई लोग सिंध क्षेत्र को मेलुआ के नाम से पुकारते थे. अब बीड मेकिंग फैक्ट्री, बीड आप लोग समझते हो, मनके ब्लू कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा. कभी आप लोग लखनऊ महोत्सव में गए हो? क्या देखे हो वहां पर? अच्छा, वेरी गुड. और लखनऊ महोत्सव को यहाँ ऑर्गेनाइज करने के पीछे कारण क्या है? कल्चरल यूनिटी, अलग अलग आर्ट एंड कल्चर उसको एक साथ शो करना. और दूसरा कोई? हाँ बोलो. कल्चरल यूनिटी प्रमोट करना. अच्छा, और कोई? डाइवर्सिटीज को सर शो करना कि कितनी ज्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं. डाइवर्सिटी को ट्रेड और बिजनेस को प्रमोट, खासकर लोकल आर्टिफैक्ट्स और आर्टिस्ट को मौका मिल जाए. ये जितनी बातें हैं सब सही हैं, गलत कुछ भी नहीं है. एक्चुअली जब महोत्सव या इस तरह के एक प्लेटफॉर्म जब कोई राज्य अगर प्रोवाइड करता है तो उसके पीछे होता है कल्चरल एक्सचेंज की बात होती है कि एक सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा. दूसरे कल्चर को हम अब जानेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग जानेंगे. जो छोटे छोटे गांवों में आप देखे होंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक कॉन्सेप्ट आया है कि कोई ऐसा जिला है जिसका कुछ स्पेशल प्रोडक्शन वहां होता है. जैसे अगर आप मऊ चले जाइए, आजमगढ़ चले जाइए, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर खरबूज तरबूज का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है. तो उसी तरह लोकल कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट होते हैं जिसको हम जान नहीं पाते हैं. तो हम क्या करते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिए और उस प्लेटफॉर्म पर लेके आप आएंगे और उसको आप दिखाएंगे लोगों को, तो हो सकता है कि आपका बिजनेस व्यापार बढ़ जाए. तो कल्चर, राजस्थानी आप डिश कैसे जानते हो, राजस्थान का ड्रेसिंग सेंस, राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की आप आर्टिफैक्ट, इन सब चीजों को जानने के लिए क्या है, आप आते हैं सीधे लखनऊ मौसम लेकर अपना सामान लेके आते हैं. तो उससे बिजनेस और व्यापार भी बढ़ता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और एक कल्चरल यूनिटी की हम बात करते हैं. तो लखनऊ महोत्सव हुआ, हर जितने राज्य हैं अपने अपने महोत्सव क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. उसके पीछे कहानी यही है, अपने बिजनेस व्यापार, अपने क्षेत्रीय सामानों का बढ़ावा देना. कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, जो क्षेत्रीय चीज होती है उसका बढ़ावा देना. तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का अगर जो कॉन्सेप्ट था इसी के पीछे का था कि जो हमारे गांव के लोग माइग्रेट करके शहर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, शहरों में एक पॉपुलेशन प्रेशर क्रिएट होता है.
तो कभी कभी होता है कि अगर हम उसी चीज को, जिस चीज के लिए वो शहर में आ रहे हैं, उसी चीज को उन्हीं की जगह पर प्रोवाइड कर दें, तो क्या होगा, ये जो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है वो प्रेशर कम हो जाएगा और लोगों का पैसा बचेगा। भाई अगर कोई आके मान लो सिधौली से या कहीं दूर रिमोट एरिया से यहाँ आ रहा है, तो कुछ खर्च कर रहा है ना, एक्सपेंसेस आ रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी की बात हो जाती है कि अगर कोई घर का मुखिया चला आता है तो सामाजिक एक सुरक्षा का भी कमी होने लगती है। तो ये सारी चीज को हम क्या करेंगे, अगर लोकल प्रोडक्ट को वहीं पर प्रमोट कर दें, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के पीछे ही कहानी थी कि माइग्रेशन को कम करें और लोगों के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको और क्या करें, बढ़ावा दें, प्रमोट करें, जिससे कि उनका व्यापारिक स्थिति बढ़े, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस डेवलप हो। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसे धीरे धीरे क्या करके एक तो अपनी कला और संस्कृति आएगी सामने, और दूसरी उनकी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता सामने आएगी और उनको उससे पैसा मिलेगा। आप बड़े पैमाने देख रहे हैं कि जुड़ा हुआ सर जो स्कीम आई थी ना, एपीजे अब्दुल कलाम